हेलो गाइज, आज क्लास 7 का जो हिस्ट्री एनसीईआरटी है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है चैप्टर 2 का, ये ध्यान रखिएगा। चैप्टर 2 का जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसे मैं समराइज़ कर रहा हूँ और वन लाइनर जितने भी बन सकते हैं वो मैं बना दे रहा हूँ, जिससे कि आपका जो आने वाले बीपीएससी 70 जो एग्ज़ाम है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इससे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही साथ बीपीएससी के बाद यूपी पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं वहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आपका स्टेट बोर्ड भी इससे सॉल्व हो जाएगा। स्टेट बोर्ड के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर को देखने के बाद। और यूपीएससी तो पूछता ही पूछता है इससे, ठीक है। जितने छोटे लेवल के एग्ज़ाम हैं जैसे दरोगा हो गया और भी जो नीचे लेवल का एग्ज़ाम होता है ग्रुप सी ग्रुप डी का, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, चलिए शुरू करते हैं। ये 7th सेंचुरी की बात है कि वहाँ जितने भी लैंडलॉर्ड होते थे 7th सेंचुरी में, ठीक है, वो जब पावरफुल हो जाते थे तो उन्हें सामंत कहा जाता था। और ये सामंत जो होते थे ये सबॉर्डिनेट होते थे वहाँ के किंग के, यानी लैंडलॉर्ड सामंत बनते थे, ठीक है। बाद में देखेंगे फिर वो महासामंत भी बने हैं। फिर वो क्या हो जाते थे, वो अंदर में हो जाते थे किंग के, और उनको जब सामंत जब बना दिया जाता था तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होता था उनके पास। यही अंतर होता था सामंत में और सिंपल लैंडलॉर्ड में। फिर देखिए 7th सेंचुरी के आसपास बहुत सारे डायनेस्टीज इमर्ज हुए हैं जिसको किंगडम भी बोलते हैं। तो ये कुछ डायनेस्टीज हैं, जैसे साउथ में आप देखिएगा चेरा हुआ, पांड्या हुआ, चोल हुआ। इसी तरीके से ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो उत्कल हुआ, ठीक है, जो भी उड़ीसा है प्रेजेंट डे, गंग हुआ, उड़ीसा हुआ, ठीक है, कलिंग, ये सब उड़ीसा के साइड हुआ। फिर उसके बाद जो आसाम है वहाँ पे देखेंगे कमारपुर हुआ, ठीक है, कामरूपा हुआ। फिर इसी तरीके से आपको मिडिल इंडिया में परमार दिखेंगे, चंदेल दिखेंगे, देख रहे हैं, चौहान दिखेंगे। तो इस सब डायनेस्टी का आपको उद्भव हुआ था 7th सेंचुरी के बाद। एज सामंता गेंड पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी महासामंता। देखिए जब सामंत को पावर हुआ ना तो वो महासामंता खुद को डिक्लेयर कर लिया। देखिए जो लैंडलॉर्ड हुआ, जो पावरफुल हुआ तो सामंत हुआ, फिर सामंत से महासामंता, जिसको महामांडलेश्वर भी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्किल और रीजन। ओके, समटाइम दे एक्सेप्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलोड। ये क्या हुआ कि जब धीरे धीरे महासामंत हुए तो और इनको पावर की जरूरत पड़ी। पावर का भूख ऐसा है कि एक बार लगेगा तो और ज़्यादा की ज़्यादा से आवश्यकता आपको पड़ती है। तो सामंता फिर महासामंता हुए, महासामंता से ये खुद को किंग बनाने के फिराक में हो गए। तो ये कभी कभी क्या करते थे कि जो उन जिसके अंदर में सबॉर्डिनेट होते थे उन्हीं को उखाड़ फेंकते थे उस जगह से, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रकूटा ने डेक्कन में किया था। ये पहले सामंत थे, बाद में खुद ही किंग बन गए। इनिशियली दे वेर सबॉर्डिनेट टू चालुक्य। अब आपको पूछेगा कि राष्ट्रकूटा जो थे किसके सबॉर्डिनेट थे? चालुक्य के थे, कर्नाटका में। ये मिड 8th सेंचुरी की बात है। दांती दुर्गा एक व्यक्ति था जो राष्ट्रकूटा का चीफ था। उन्होंने चालुक्य को उठा के फेंक दिया और परफॉर्म किया हिरण्यगर्भ। एक सेरेमनी होता है हिरण्यगर्भ। इससे क्या होता है कि जब कोई किंग होता है वो अगर क्षत्रिय वंश का नहीं है तो हिरण्यगर्भ एक परफॉर्मेंस होता है ब्राह्मण के द्वारा, उससे आप रिवर्थ कहा जाता है कि न्यू आपका बर्थ होगा। और अगर आप ये यज्ञ कर लीजिएगा तो, जिसको हिरण्यगर्भा बोलता है। वन लाइनर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा ये हिरण्यगर्भा। तो इससे आप क्षत्रिय बन जाएंगे। ये एक तरीके का रिचुअल है जिसको परफॉर्म करने के बाद नन क्षत्रिय क्षत्रिय में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो रिचुअल को परफॉर्म किया जाता है ये ब्राह्मण द्वारा किया जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अब देखिए बहुत सारे जो राजा थे वो अपना टाइटल को बहुत हाई क्लास रखते थे जिससे कि उनके नाम का खौफ हो, उनका एक इज्जत समाज में ज़्यादा हो जाए। जैसे महाराजा धीराज, दरभंगा के महाराज, जैसे क्या थे, महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह। इसी टाइप का जो टाइटल है ये रखा जाता था जिससे कि वैल्यू समाज में ज़्यादा हो जाए। जैसे कि महाराजा धीराज आप देख रहे हैं, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ये भी रखा जाता था। इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड एंड सो ऑन, और बहुत सारे और टाइटल रखे जाते थे। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, इसमें दिया हुआ था इसीलिए मैंने ऐड कर दिया। प्रशस्ति का मतलब होता है कि राजा जब खुद के बारे में कुछ लिखाना चाहता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अब खुद के बारे में जब लिखाएगा कोई तो वो बेहतर ही चीज़ लिखेगा, स्ट्रगल को छुपा लेगा, अपना हार को छुपा लेगा। जब जब वो जीत के आया है उसके बारे में प्रशस्ति लिखा जाता था। तो इसीलिए फैक्चुअली पूरा तरीके से करेक्ट नहीं था, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ, लेकिन एक ही व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू इसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है।
खुद को वैलियंट, विक्टोरियस ये सब दिखाया जाता था। और इसको कंपोज किया जाता था एक पढ़े लिखे ब्राह्मण के द्वारा। लड़ाई होते थे वेल्थ के लिए, जैसे कि गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी जो है वो कन्नौज के लिए लड़े कई दिनों तक। देखिए, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटा और पाल डायनेस्टी, ये तीनों कन्नौज के लिए लड़े बहुत दिनों तक। ये 3 रूलर थे, इसीलिए क्या नाम हो गया, त्रिपार्टाइट स्ट्रगल। तो कभी कभी पूछता है कि त्रिपार्टाइट स्ट्रगल किस जगह के लिए हुआ था, तो कन्नौज के लिए, जो अभी यूपी में है, ठीक है। और ये कौन कौन ने लड़ा, किन डायनेस्टियों ने लड़ा था, तो गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी। देखिए, रूलर जो होता है वो अपना पावर को दिखाने के लिए बड़े बड़े टेम्पल बनाते थे। टेम्पल का मेनली काम क्या था ना, कि इसमें शादी विवाह भी होते थे, असेंबलीज होते थे, वेल्थ बहुत होते थे। वेल्थ होने के कारण क्या होता था कि जितने भी बाहरी आक्रमण होते थे वो टेम्पल पे होते थे। टेम्पल को अटैक करना इजी था क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट वेल्थ निकल सकता था। इसीलिए आप देखेंगे कि मोहम्मद गजनी जो है, जो कि 1997 टू 1030 एडी तक रूल किए, वो बार बार आपको अटैक करते थे इंडिया में, खासकर सोमनाथ में अटैक किया उन्होंने, बहुत सारा वेल्थ वहाँ से ले गए थे, ठीक है। आज़ादी के बाद फिर से सोमनाथ को रिबिल्ड किया गया राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो सोमनाथ टेम्पल को लगातार अटैक किया गया। ये बस एग्जाम्पल है कि किस तरीके से मंदिर पे अटैक किया जाता था, मंदिरों पे। एक और फैक्ट था कि अल बुरूनी ने एक बुक लिखा, किताबुल हिंद। इसमें सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में अच्छे ढंग से चर्चा है, तो याद कर लीजिएगा कि अल बुरूनी ने एक बुक लिखा है, किताब उल हिंद। पूछ सकता है बीपीएससी में इस बार। देखिए, बहुत सारे और किंग भी जो हैं वारफेयर में रहे, जैसे कि चौहान, जिसको चचमाना जी बोला जाता था, जिस वन से पृथ्वीराज चौहान आते थे। ये दिल्ली और अजमेर रीजन में था। दिल्ली में यानी अभी न्यू दिल्ली, और आपके अजमेर रीजन यानी राजस्थान रीजन से थे, ठीक है। ये पृथ्वीराज थे जो कि अफगान रूलर को एक बार तो हरा दिए मोहम्मद गौरी को 1191 में, लेकिन दूसरे बार वो हार गए। ये भी कहा जाता है कि इन्होंने मार दिया गौरी को, जो कि पृथ्वीराज रासो बुक में चंद्रवरदाई ने लिखा है, लेकिन इसको हिस्टोरिकल लोग जो है सही नहीं मानते हैं। तो अभी यही माना जाएगा कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान मारे गए, ठीक है, मोहम्मद गौरी के हाथों। अब चोल एम्पायर के बारे में आपको देखते हैं कि ये पहले पल्लव के सबॉर्डिनेट थे। चोल एम्पायर जो थे ये पहले पल्लव के सबॉर्डिनेट थे। राजा राजा फर्स्ट को सबसे पावरफुल रूलर माना जाता है चोल का, ठीक है। वो 1985 में किंग बने। फिर उसके बाद इनके जो सन आते हैं राजेंद्र फर्स्ट, वो आपके रेड करते हैं गंग वैली में, फिर श्रीलंका में और साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में भी वो आपको रेड करते हुए नजर आएंगे, फिर श्रीलंका में रेड करते नजर आएंगे। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त नेवी की, सोफिस्टिकेटेड नेवी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, जिसका भी यूज उन्होंने किया। तो बताया जाएगा कि चोल एम्पायर किस लिए जाना जाता है, तो सोफिस्टिकेटेड नेवी के लिए, ओके। देखिए, उसके बाद क्या है, बहुत सारे टेम्पल थंजावुर और गंगई कोंडा चोलापुरम में बिल्ड किया गया राजा राजेंद्र के द्वारा, जिसको कि एक तरीके से स्कल्पचरल मार्वल भी बोला जाता है। बहुत सारे क्राफ्ट का यूज़ किया गया टेम्पल में, जिसमें ब्रॉन्ज इमेज का यूज सबसे महत्वपूर्ण है। चोला का जो ब्रॉन्ज इमेज था ये काफ़ी फेमस था, फाइनेस्ट इसको वर्ल्ड में माना जाता था, और ये देवताओं का इमेज बनाते थे, ब्रॉन्ज इमेज। Who ruled the inscription of Chola who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kind of taxes. The most frequent mentioned tax is VT. देखिए, VT एक प्रकार का टैक्स था, ये फोर्स लेबर था, फोर्स लेबर के रूप में टैक्स लिया जाता था आपको। VT क्या था, फोर्स लेबर टैक्स था। एंड कदमाई, कदमाई क्या था, लैंड रेवेन्यू था, इसे याद रख लीजिएगा। VT वाज ए टैक्स इज ए फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, और कदमाई एक लैंड रेवेन्यू टैक्स था, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, सेटलमेंट ऑफ पीजेंट नोन एज उर, यू आर उर, ये सेटलमेंट ऑफ पीजेंट जहाँ पर रहते थे उसको उर बोला जाता था। ये जब प्रोस्पर हो जाते थे इरिगेशन और एग्रीकल्चर से, तो कुछ विलेज बनते थे जिसको नाडू कहते थे, ठीक है। ग्रुप ऑफ सच विलेज फॉर्म लार्ज यूनिट कॉल नाडू। ग्रुप ऑफ विलेज को क्या कहते थे, नाडू कहते थे। इनके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होता था, जैसे कि जस्टिस दिलवाना और टैक्स लेना, ठीक है।
ये एनसीईआरटी का बिल्कुल ही निचोड़ है। अगर आप इसे अच्छे ढंग से देखिएगा तो एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्राह्मण को लैंड भी दिया जाता था, जिसे ग्रांट और ब्राह्म दिया कहा जाता था। इससे क्या हुआ, लैंड लैंड ग्रांट करने से ब्राह्मण को बहुत ज़्यादा सेटलमेंट होने में हेल्प मिली। कहाँ पे? कावेरी वैली में, साउथ इंडिया में। ठीक है, ब्राह्मण को लैंड दिया जाता था, इससे ब्राह्मण सेटल्ड हुए आपके साउथ इंडिया में, कावेरी वैली के आसपास। तो चैप्टर 2 में इतना ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मैं बस कोशिश कर रहा था कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो यूपीएससी या बीपीएससी में पूछ सकता है, या बोर्ड एग्जाम है जिसे आप लिख के आ सकते हैं, इसके लिए आपको किताब ना पढ़ना पड़े, तो इसी तरीके से मैं पूरा का पूरा 7 से लेके 12 तक का जितने भी हिस्ट्री है उसे मैं कवर करूँगा, और भी दूसरी एनसीईआरटी बनाऊंगा और उसे भी कवर करूँगा। तो इसीलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।